मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तान का हिसाब उस रेडी वाले का है जिस पर फॉर्म बिकती है। कोई भी टीम आउट ऑफ फॉर्म है, हमारे खिलाफ खिला दो, फॉर्म में आ जाएगी। कोई भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, हमारे खिलाफ खिला दो, फॉर्म में आ जाएगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान खेल रहा हो और कोई रिकॉर्ड ना बने? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में भी रिकॉर्ड बने हैं। पहला रिकॉर्ड तो यही बना है कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से लाहौर स्टेडियम में वो पहले ऐसे प्लेयर बन चुके हैं, ऐसे बॉलर बन चुके हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोर देने वाले बॉलर हैं वनडे में। जबकि दूसरा रिकॉर्ड ग्लेन फिलिप्स की मेडन सेंचुरी का है। वो टुल्ला प्लेयर है, वो किसी भी टीम के खिलाफ नहीं चलता, हमेशा हमारे खिलाफ उसने चलना होता है। हमारे खिलाफ वो मेडन सेंचुरी कर गया है। वो टुल्ला प्लेयर है, 22-23 इनिंग्स में मर के उसकी 5 50s हैं, लेकिन हमने उसकी मेडन सेंचुरी करवा दिया। और तीसरा रिकॉर्ड ऑब्वियसली केन विलियमसन वाला है। 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और केन विलियमसन के साथ इंग्लैंड ने ज्यादती की थी, लेकिन उसका भुगतान हम ही भुगत रहे हैं आज तक। उसकी कंपनसेशन हम ही दे रहे हैं। विलियमसन को हमने ही उसकी फॉर्म वापस देनी होती है। 15 महीने के बाद विलियमसन पहला मैच खेला है न्यूजीलैंड की तरफ से, पाकिस्तान के अगेंस्ट था, और उसकी फॉर्म वापस आ गई, 50 पेल के चला गया। पिछले तकरीबन 6 महीने में हमने 3 टूर किए हैं। और ऑस्ट्रेलिया का टूर आज से कोई 4 से 5 महीने पहले जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था, उसमें रिजवान ने ये कोट एंड कोट वर्ड्स कहे थे कि हम चैम्पियन ट्रॉफ़ी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमारा सारा फोकस 50 ओवर की गेम पे है, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफ़ी 50 ओवर की गेम है। तो आपने एक स्क्वाड बनाया, आप ऑस्ट्रेलिया में गए, वहाँ पे उस स्क्वाड ने आपको जीत दिलाई। फिर आप जिम्बाब्वे गए, वहाँ पे सीरीज़ जीत ली। फिर आपने साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार वाइट वॉश किया, आपने सीरीज़ जीत ली। एक कम्बिनेशन बन गया, एक टीम बन गई, आपको आपकी फ़ाइनल 11 या फ़ाइनल 15 मिल गए। लेकिन एक प्लेयर इंजर हो जाता है, उसके बाद फिर हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो ऐसे सर जोड़कर बैठते हैं जैसे पता नहीं दुनिया की कोई अनोखी ही सबसे अच्छी टीम हम ही ने तो बनानी है। एक तो हमने सबसे लेट अनाउंस किया है टीम का स्क्वाड, उसके बाद जो फार्मूले लगाए जा रहे थे, जो केमिकल्स का रिएक्शन करवाया जा रहा था, पता नहीं केमिस्ट्री, बायो फिज़िक्स, जितने भी फार्मूले थे सारे हमारे सिलेक्टर्स ने लगाकर और एक स्क्वाड अनाउंस कर दिया। अब उस स्क्वाड का पहला इम्तिहान था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और हम फेल हो गए। वो स्क्वाड सारा ही फेल हो गया है। हमारे जो ग्राउंड्स हैं ना, वो 300 प्लस वाले ही हैं। यहाँ पे 300 350 से नीचे स्कोर नहीं होना। टूर्नामेंट के मैचेस आप खेल रहे हैं, कोई छोटे मोटे मैचेस नहीं खेल रहे। पहले भी जब न्यूजीलैंड की टीम आपके अगेंस्ट खेल रही थी पाकिस्तान में आकर, उन्होंने इतना ही स्कोर किया था। तो आपके जहन में यहाँ पे पहला तो ये है कि 350 का टारगेट जहन में होना चाहिए। आप जब खुद बैटिंग करने जाओ तो 280 का टारगेट जहन में ना रखो या 300 का ना रखो, 380 का जहन में रखो। उसके लिए आपके पास वैसे प्लेयर भी होने चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। अगर बॉलिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमारे स्पीयर हेड बॉलर शाहीन शाह अफरीदी साहब ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि पहले 7 ओवर्स में उनको 33 रन्स पड़े थे। लेकिन लास्ट जो डेथ ओवर्स होते हैं, लास्ट के जो 10 ओवर्स होते हैं, उसमें जो उन्होंने फाइनल 3 ओवर किए हैं, उसमें 3 ओवर्स में उन्होंने 55 रन्स दिए हैं। फिलिप्स ने ऐसा पेला है, हमारे ईगल को कबूतर बना के रख दिया उसने। फिर नसीम शाह ने 80 प्लस रन्स दिए हैं, 80 स्कोर वो जनाब कंसीड कर रहे हैं और उन्होंने कोई भी विकेट नहीं ली। फिर हमारे पार्ट टाइम बॉलर खुशदिल शाह, उन्होंने 66 रन्स कंसीड किए हैं और विकेट उन्होंने भी नहीं ली। हमारा जो प्रॉपर एक स्पिनर था, उसने 1-2 विकेट्स लिए हैं, उसके अलावा किसी ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सलमान अली आगा को आपने पार्ट टाइम स्पिनर ही खिला रहे हैं ना, उसको आपने ओवर ही नहीं करवाए। मोहम्मद रिजवान मुसलसल ट्राई कर रहा था खुशदिल शाह से, उसने 10 ओवर करवाएं कि हमारा पॉइंट प्रूव हो जाए कि उसकी सिलेक्शन जो है ना वो कितनी सही है, ये प्रूव हो सके। वो प्रूव हो गई है। बैटिंग में भी वो फेल हो गया और बॉलिंग में तो वो बिल्कुल ही फेल हो गया। बहरहाल इस मैच हारने से पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को और टीम को कम से कम ये समझ आ जानी चाहिए कि एक प्रॉपर स्पिनर खिलाने का यहाँ पे कितना फ़ायदा, और अगर हम पार्ट टाइम स्पिनर के साथ जाएंगे तो उसका हमें क्या नुकसान है। हमारे पास 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स थे, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, उनको कितना स्कोर पड़ा है आपके सामने है। उनके जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं वो हमसे अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ग्लेन फिलिप्स प्रॉपर ऑलराउंडर है और ब्रेसवेल भी प्रॉपर ऑलराउंडर है। उन दोनों ने आपको स्पिन में ही पकड़ा है। 30 से 40 ओवर उन्होंने स्पिन के किए हैं। सेंटनर खुद स्पिन बॉलर है। 3 उनके जो स्पिनर्स थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की टीम को ढेर करके रख दिया। लास्ट ओवर में आपका स्पीयर हेड बॉलर लगा हुआ है और वो 25 रन कंसीड कर रहा है, वो भी एक ऐसे टुल्ले से जिसको बॉल की समझ नहीं आती। लेकिन हमारे बॉलर को समझ नहीं आ रही थी कि मैंने बॉल कहाँ पे करनी है उसे।
इस कदर वो बुखलाया हुआ था। और ये स्पीयर हेड बॉलर है, एक्सपीरियंस्ड बॉलर है और सबसे ज़्यादा पेस वाला बॉलर है हमारा। हारिस रऊफ 6 ओवर्स करके इंजरी का शिकार होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। उसके बाद नसीम शाह की अगर हम बात करें तो उनकी फिज़ीक इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मोटापा उन पर इतना ज़्यादा आ चुका है कि बस अब पेस भी निकाली नहीं जा रही उनसे। लास्ट ओवर्स में 120 तक की गेंद कर रहे थे, इससे ज़्यादा उनकी पेस नहीं हो रही थी, ना उनको विकेट मिल रही है। पिछले कई मैचेस से उनको कोई विकेट ही नहीं मिली, वो विकेट लेस जा रहा है। 40 ओवर तक पाकिस्तान की टीम इस मैच में थी, 250 तक उन्होंने स्कोर किया हुआ था। 40 ओवर्स के बाद उन्होंने लास्ट जो 10 ओवर्स थे ना, उसमें न्यूजीलैंड ने 123 स्कोर पाकिस्तान को मारा है और आपके स्पीयर हेड बॉलर्स को उन्होंने पेला और अच्छा खासा पेला है। अगर हम बैटिंग की बात करें तो हमने तो स्क्वाड ही बैटिंग का सारा सिलेक्ट किया है ना। ऑलराउंडर्स घुसाए हुए हैं और एक्सपीरियंस बैटर्स घुसाए हुए हैं, कमबैक हो रहा है बैटर्स का। और फ़हीम अशरफ की भी सिलेक्शन को कहा जा रहा है कि उनको उनकी बैटिंग की वजह से हमने सिलेक्ट किया, बॉलिंग की वजह से नहीं किया। तो बहरहाल अगर बैटिंग की बात करें तो सबसे पहले फ़खर जमान, हैट्स ऑफ टू फ़खर जमान। जितना प्रेशर था वो सारे का सारा प्रेशर उस बंदे ने अब्जॉर्ब किया हुआ था। अकेला बंदा हिटिंग कर रहा था और पहली बॉल से वो हिटिंग कर रहा था, चढ़ के आ रहा था, नज़र आ रहा था कि कितना कॉन्फिडेंट होके वो खेल रहा है। और इसी कॉन्फिडेंस की बार बार हम अपनी हर वीडियो में इसी की बात करते हैं, गेम अवेयरनेस की इसी की बात करते हैं। 84 रन्स की उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और जब तक वो विकेट पर थे ना, न्यूजीलैंड की टीम भी घबराई हुई थी कि यार इसको किसी तरह से आउट करें। 1-2 बॉल्स अगर बीट होती थी उसके बाद वो इस तरह से 6 हिट करता था, इस तरह से बाउंड्री हिट करता था तो उनका बॉलर बुखला जाता था कि हम इसको कैसे आउट करें। बहरहाल फ़खर जमान के साथ हमारे ऑल टाइम बेस्ट किंग आए हुए थे। रिजवान साहब ने कहा था कि हमने ओपनिंग किंग से करवानी है क्योंकि किंग तो कर लेगा, और किंग ने किया है। जो हमेशा वो करके जाता है वही किया है। 10-11 स्कोर से ऊपर उसने नहीं खेलना। उसने भी कसम खाई हुई है कि 25-30 गेंदें मैंने खा जानी है पावर प्ले में आके और 10 से ऊपर मैंने स्कोर नहीं करना। अपनी एक क्लासी शॉट मार के बाद में पवेलियन चला जाए। और अब तो हर बच्चे को पता है कि बाबर आजम को कैसे आउट करना है। यार कसम तोड़ दे यार, तेरी मेहरबानी, आगे टूर्नामेंट आ रही है भाई, तूने स्पिन को ही विकेट देनी होती है। पिछले 8-10 इनिंग्स में उसको तकरीबन 10 से 11 बार स्पिन ने आउट किया और इसी तरह की बॉल पे आउट किया। ये जो लेग पे उसको आती है ना बॉल, यहाँ पे उसको आउट किया है। उसके बाद हमारे ज़बरदस्त 1 डाउन प्लेयर कामरान गुलाम, जिसको पता ही नहीं है कि वो क्यों खेल रहा है और कैसे खेल रहा है उसे भी नहीं पता। 18 स्कोर रना बॉल के हिसाब से जनाब ने किया है। 18 स्कोर पे अच्छा खासा खेल रहा है। उसके बाद पता नहीं खुद ही अपने आप पे प्रेशर बिल्ड करके 18 से 30 गेंदों पे चला गया। एक स्कोर भी नहीं, उससे स्ट्राइक ही नहीं रोटेट हो रहा। सामने फ़खर जमान खड़ा है, अच्छी खासी वो गेम कर रहा है, हिटिंग कर रहा है। इस बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि मैं उसे सिंगल लेके दे दूँ, इससे गैप ही नहीं निकल रहे। खुद ही अपने ऊपर चौधरी साहब ने प्रेशर बनाया और खुद ही एक ही सेम गंदी शॉट खेल के आउट हो गया। जो अपोजिशन है ना आपकी, वो नोट्स बनाकर बैठी होती है कि हर प्लेयर को हमने किस तरह से आउट करना है, हर प्लेयर की क्या कमज़ोरी है। आपको आपकी कमज़ोरियों से ज़्यादा उनको पता है, ओपोजिशन को पता है कि आपकी क्या कमज़ोरियाँ हैं। वो आपको आपकी कमज़ोरी पे पकड़ लेते हैं, लेकिन आपने अपनी कमज़ोरी को दूर करने पे कोई वर्क नहीं करना। रोहित शर्मा 2021 के वर्ल्ड कप में जब LBW आउट हुए थे शाहीन अफरीदी से, उसके बाद एक और एशिया कप के मैच में वो शाहीन अफरीदी के हाथों LBW आउट हुए थे। उसके बाद आपने कभी देखा है कि रोहित शर्मा को शाहीन अफरीदी ने LBW आउट किया हो? उस बंदे ने अपना खड़े होने का स्टांस चेंज कर लिया था। 2 दफ़ा आउट हुआ है, सिर्फ 2 दफ़ा आउट हुआ है शाहीन अफरीदी से, उसने अपना स्टांस चेंज कर लिया है। आप वर्क ही नहीं कर रहे यार। 12 दफ़ा आप स्पिनर से आउट हो गए और एक ही तरह की बॉल पे आउट हो गए हो, वर्क ही नहीं कर रहे। तो 4-5 दफ़ा कामरान गुलाम साहब एक ही तरह की शॉट पे आउट हो गए हैं, वर्क ही नहीं कर रहे। बैटिंग में जो कमियां नज़र आ रही हैं, लूप होल जो हमें नज़र आ रहे हैं, वो आपकी सारी की सारी टीम इस पहले मैच में एक्सपोज हो चुकी है। अब आगे आपके पास मैच भी नहीं है। जो 6 माह से आप एक स्क्वाड लेकर चल रहे थे, टीम बनाकर चल रहे थे, आपने एक प्लेयर के जाने की वजह से वो सारे का सारा स्क्वाड ही चेंज कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 चेंजेस कर लो, सुफियान मुकीम को ले आओ टीम में और इमामुल हक को ले आओ टीम में, आपकी ओपन का मसला हल हो जाएगा। अगर कोई ये समझता है ना कि साइम अयूब की रिप्लेसमेंट पे फ़खर जमान खेल रहा है, जनाब साइम अयूब की रिप्लेसमेंट पे बाबर आजम है, फ़खर जमान नहीं है। फ़खर जमान अब्दुल्ला शफीक की रिप्लेसमेंट है। अभी भी टाइम है, रेगुलर ओपनर लेके आओ। एक डेकेड के बाद आपने एक प्लेयर को ओपनिंग स्पॉट दे दिया है, बाबर आजम को। 2015 में उसने लास्ट टाइम ओपनिंग की थी
और वो भी 3 मैचेस में, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। सबसे अच्छी जो वो गेम करता है वो 1 डाउन पे करता है, लेकिन आपने उसको ओपनिंग पे कर दिया है। वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी फॉर्म के साथ और आपने उसको ओपनिंग पे कर दिया है। और लॉजिक क्या दी जा रही है? लॉजिक ये दी जा रही है कि पहले 10 ओवर में वो हमेशा खेलने आ जाता है हमारी ओपनिंग के फेल होने की वजह से, तो अब उसे ओपन करवा दो। जो पहले 10 ओवर में आ रहा है, चलो अगर पहली गेंद से ही वो खेलने लग जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। देख लें, आपके सामने ही है। एक तरफ प्रॉपर बैटर आया हुआ है, अच्छी खासी हिटिंग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम खुद ही अपने पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है, खुद ही। और सबसे अच्छा प्लेयर और की प्लेयर हमारा बाबर आजम है। पूरी की पूरी टीम उस पर रिलाई करती है और वो अपनी गेम कैसे कर रहा है उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने गेम कैसे करनी है, गेम को आगे लेकर कैसे चलना है। अब वो क्रिकेट नहीं रही सर, क्या आपने 10 ओवर खेलने हैं और 40 स्कोर करना है 350 वाली पिच पे, या आप 350 जब चेज़ कर रहे हो आप 10 ओवर में 40 स्कोर के हिसाब से जा रहे हो। एक बंदा प्रॉपर पहली बॉल से हिटिंग कर रहा है और आप टिप टिप लगे हुए हो। पता नहीं हमारे प्लेयर्स ने ये स्ट्रेटजी कब छोड़नी है कि एक बंदा अगर हिटिंग कर रहा है तो दूसरा भी अगर प्रॉपर बैटर है तो वो बस आराम से टिप टिप करेगा। पता नहीं कब इनको समझ आनी है। अब वो गेम रही नहीं है 30-40 स्कोर की, तो अब गेम रही नहीं है। पावर प्ले में ही आपने 60 से 70 स्कोर करना है, अच्छा स्टैंड देना है, तो ही आपकी टीम 350 तक जाएगी। और हर टीम 350 का माइंड में रख के खेलती है। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम बुरी तरह फेल हो चुके हैं और उनसे उनका कमबैक ही नहीं हो रहा, और आगे हम चैम्पियन ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं। अभी भी टाइम है, एक ओपनर ले आओ, एक स्पिनर ले आओ। बाकी सारी टीम्स 4 स्पिनर्स के साथ खेल रही हैं। स्पिन विकेट्स हैं हमारी, हमें भी पता है, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स को नहीं पता। आप पता नहीं क्यों इंग्लैंड की टीम की तरह ज़िद कर रहे हो। इंडिया में इंग्लैंड की टीम खेल रही है, उनकी ज़िद है कि हमने स्पिन विकेट्स पे भी फास्ट बॉलर्स ही खिलाने हैं। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ वो खेल रही है और हर मैच में बुरी तरह से हार रही है। बैटिंग भी उनकी नहीं चल रही और बॉलिंग में तो वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं। आपको आपकी पिचेस से ज़्यादा दूसरों को आपकी पिचेस का पता है। उनको पता है कि ये स्पिन विकेट्स हैं। वो 4 स्पिनर्स के साथ दूसरी टीम्स आ रही हैं और आपने सिर्फ एक स्पेशलिस्ट जो प्रॉपर स्पिनर है वो रखा हुआ है टीम में। और दूसरी तरफ इमामुल हक को ना खिलाने की रीज़न ये दी जा रही है कि उसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। सर, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तो फ़खर जमान ने भी की थी, अब आके वो अपनी फॉर्म को प्रूव कर रहे हैं ना। सुफियान मुकीम और इब्रार को दोनों को रखो टीम में और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाओ। अगर ये 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाओगे तो बस यही होना है। यहाँ पे जितनी तेज़ आप बॉल करेंगे ना पाकिस्तानी पिचेस पे, उतना ही लंबा छक्का पड़ेगा। 350 का टारगेट अपने ज़हन में रखो, अपनी बैटिंग को मजबूत करो, प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, उनको गेम अवेयरनेस दो। आपने 350 स्कोर कैसे चेज़ करना है ये ज़हन में रखो। ये ना सोचो कि 280 तक हमने दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करना है। ये आपकी किस्मत होगी अगर आप 280 पर दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप 350 का ही ज़हन में रखो। पिछले 6-8 महीने से जो स्क्वाड बनाया था उसमें जो चेंजिंग कर ली है, नया तजुर्बा कर लिया है। नए तजुर्बे के मुताबिक जो नया स्क्वाड हमने आगे अनाउंस किया था उसके सिर्फ 2 ही मैचेस हैं। उन 2 मैचेस की बेस पे ही हम चैम्पियन ट्रॉफी में जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस कर लें। पैनिक बटन दब चुका है जनाब और पैनिक हो गए हैं हम। पब्लिक पहले ही डर रही थी कि इनसे परफॉर्म नहीं होना, अब भी परफॉर्म हो नहीं रहा। अब लास्ट मैच है आगे साउथ अफ्रीका के साथ, वो भी 12 तारीख को है। उससे पहले आपको चेंज करना होगा। अगर 12 तारीख को भी टीम की ऐसे ही मायूस कुन परफॉर्मेंस रही ना, तो एक तो बेचारा खुशदिल शाह जिसको शुरू से गालियाँ ही पड़ रही हैं, उसकी फॉर्म को कैसे वो वापस लेके आएगा। प्लेयर वैसे ही डाउन है, या तो उसे कॉन्फिडेंस दो ना, उसको आप टीम में रखो, उसे खिलाओ, लेकिन इमाम को भी साथ ले आओ, साथ में सुफियान मुकीम को ले आओ। जो एक ज़िद पकड़ी हुई है ना आपने कि आपकी स्पिन विकेट्स पे हमने फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना है, ये ज़िद छोड़ दो। और मेहरबानी करके शादाब फुल टॉसर का ना ले आना कि वो आएगा वो फुल टॉसेस ही फेंकी जाएगा। आप कहें कि हमें एक गन फील्डर मिल गया और एक प्रॉपर ऑलराउंडर मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होना। सुफियान मुकीम बेस्ट चॉइस है, आप उसे लें, उसे कोई भी रीड नहीं कर पा रहा। और दुबई में इंडिया के ख़िलाफ़ भी सुफियान मुकीम उनको अच्छा खासा परेशान करेगा अगर आप खिलाते हैं उसे। अब एक ही मैच हमारे पास है फाइनल की, तो आप सोच निकाल दो ज़हन से। जिस तरह की मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान की तरफ से दिखाई गई है, हमारे बॉलर्स और बैटर्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, टीम बिल्कुल डाउन है। सिर्फ एक प्लेयर जो एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहा है वो आपने देख लिया, फ़खर जमान है, और वो टीम में था ही नहीं, उसको ये कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। इमाम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पाकिस्तानी पिचेस पर और एक प्रॉपर ओपनर है, उसे ही खिला लो। अपनी ओपन का इशू ख़त्म कर लो, बाबर आजम को दूसरा स्पॉट दे दो, जो उसकी जगह उसे वापस दे दो। ये तजुर्बे ना करें। जब भी टूर्नामेंट्स पास आती हैं पाकिस्तानी टीम इस तरह के भोंडे तजुर्बों की वजह से मैचेस हारती है।
आप अपने प्लेयर्स में ना तो कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं उनको, ना ही आप उनको गेम अवेयरनेस सिखा रहे हैं, और ख़ुद भी आप ऐसे तजुर्बे कर रहे हैं। फिर नसीम शाह साहब का ये कहना है कि मैं अपनी बैटिंग पे वर्क कर रहा हूँ और मैं डोमेस्टिक लेवल पे जब खेलता हूँ तो मैं ओपन आता हूँ। सर बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बैटिंग पे वर्क करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी बॉलिंग और अपनी फ़िज़ीक पे भी वर्क करें, ठीक है ना, अपनी फ़िटनेस पे भी वर्क करें। बॉलिंग में आपसे एक विकेट नहीं ली जा रही, 70-80 आप स्कोर दे रहे हैं, आपके बॉलिंग का फ़ायदा क्या है? आप हमारे स्पीयर हेड बॉलर हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ हम आपसे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस क्या है आपको भी पता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ कि फील्डिंग के दौरान सचिन रविंद्रा ज़ख्मी हो गए, उनको इंजरी हो गई, उनको फोरहेड पे बॉल लगी, आईब्रो के पास बॉल लगी, वो ज़ख्मी हो गए। वी विश हिम रैपिड रिकवरी। लेकिन उनके इंजर्ड होते ही इंडिया में फिर से वावेला मच गया, और इंडिया तो वावेला कर रहा है कि देखो जी इनकी तो लाइट्स का मसला है, वहाँ पे लाइट्स का बहुत ज़्यादा मसला है, लाइट्स सही से फिट नहीं हुई, उनकी जो लगाने की जगह है वो ठीक नहीं है। देखें एक प्लेयर ज़ख्मी हो गया है, अभी भी टाइम है, चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान से वापस ले ली जाए। तो इंडिया की बोलती बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि 23 फरवरी के मैच में पाकिस्तान इंडिया को पेल कर आए। अगर आप नहीं पेलते, इसी तरह के पैनिक होके खेलेंगे, तो फिर भाई भूल जाओ, चैम्पियन ट्रॉफी तो क्या, आप सेमीफाइनल अगले राउंड तक ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। बहरहाल देखते हैं अगले मैच में पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होती है, कोई चेंज होता भी है स्क्वाड में या नहीं। अगर तो इसी स्क्वाड के साथ जाना है आगे, तो फिर इस स्क्वाड को परफॉर्म करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।